कहानी की शुरुआत होती है कैरेबियन ओशन से, जहां टॉम, उसकी वाइफ जूलिया और बेटा बन बोट पर मौजूद हैं। असल में वो यहाँ बन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। सब हंस रहे थे, मजे कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं हैं। जूलिया मस्ती में बोट से समंदर में कूदकर स्विमिंग करने लगती है, वहीं टॉम और बन फिशिंग में बिजी रहते हैं। लेकिन तभी अचानक जूलिया को एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ बहुत बड़ा चक्कर काट रहा है। वो इधर उधर देखती है मगर नजर नहीं आता और फिर अचानक कोई ताकत उसे नीचे गहराइयों में खींच लेती है। इधर बोट पर रखे सारे इक्विपमेंट्स अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला हो। जूलिया पानी में डूबते हुए जोर जोर से टॉम को आवाज देती है, लेकिन वो और बन अभी भी समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। जूलिया अब बोट से काफी दूर निकल चुकी थी, लेकिन किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि समंदर का पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ खींच रहा है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने अचानक समुद्र को खाली करना शुरू कर दिया हो। घबराकर वो अपनी बेटी कैसी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाए सूरज की रोशनी का मजा ले रही होती है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसकी मॉम डेंजर में है। वहीं टॉम और बेटा बन भी इस बात से अनजान रहते हैं कि जूलिया पानी में उतर चुकी है। धीरे धीरे जूलिया उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी किस्मत से टॉम के कानों तक उसकी हल्की सी आवाज पहुंच जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बिना सोचे समझे समंदर में कूद जाता है। दूसरी तरफ बन फौरन बोट का इंजन स्टार्ट करता है और उसे अपनी मॉम के पास ले जाने लगता है। आखिरकार टॉम सही वक्त पर जूलिया तक पहुंचकर उसे डूबने से बचा लेता है। जैसे ही वो दोनों बोट के करीब आते हैं, बन और कैसी उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया की जान तो बच गई, लेकिन टॉम इस हादसे से बेहद गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बेटी कैसी को डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हारी माँ स्विमिंग करे तो उस पर नजर रखना, लेकिन तुम ध्यान कहाँ थी। शर्मिंदा होकर कैसी माफी मांगती है और कहती है कि उसने हेडफोन लगाए हुए थे। अब सबको एहसास हो चुका था कि जरा सी लापरवाही उनकी फैमिली के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए टॉम साफ कह देता है कि अब से कोई भी बिना बताए पानी में नहीं उतरेगा। अब सब लोग टॉम की बात मान लेते हैं और तय करते हैं कि अब कोई भी बिना बताए पानी में नहीं उतरेगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सब बन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं। रात को फैमिली हंसी खुशी के साथ केक काटती है और पार्टी का मजा ले रही होती है। लेकिन तभी कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि वो सब बोट पर खूब मजे कर रहे हैं, मगर उसका बॉयफ्रेंड गंभीर होकर कहता है, तुम लोगों को तुरंत सरफेस पर आना चाहिए, क्योंकि टीवी पर बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए अनयूजुअल होगा। कैसी चौंक जाती है और ध्यान से स्क्रीन पर देखती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में एक विशाल तूफान बनता नजर आता है। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उस वक्त वो लोग समंदर के बीचों बीच थे और बिल्कुल भी सेफ जगह पर नहीं थे। वो और बातें करने ही वाली होती हैं कि अचानक कनेक्शन कट हो जाता है। डरी हुई कैसी ये सब जाकर अपनी मॉम और डैड को बताती है। टॉम तुरंत बोट की सेफ्टी चेक करने लगता है। तभी सब नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ कई व्हेल और शार्क मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में कभी व्हेल्स या शार्क देखी ही नहीं गई थी। टॉम, जो एक ओशन एक्सप्लोरर था, तुरंत समझ जाता है समंदर के बड़े जानवर तभी ऐसे इकट्ठा होते हैं जब कोई बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान आने वाला हो। लेकिन तूफान से पहले उन्हें शार्क का खतरा झेलना था। अचानक उनकी बोट जोर से हिलती है। सब घबरा जाते हैं। टॉम अंदाजा लगाता है कि नीचे से कोई विशालकाय क्रिएचर बोट से टकराया है। सच पता करने के लिए वो पानी में उतरता है और देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा डेंट पड़ चुका है, जो साफ साफ किसी बड़ी शार्क का काम था। ऊपर लौटते वक्त टॉम पर शार्क हमला कर देती है और उसके कंधे पर गहरी चोट लग जाती है। किसी तरह वो ऊपर आता है, जहां जूलिया फौरन उसके जख्म पर स्टिच लगाती है। इसी दौरान टॉम सबको बताता है कि शार्क के इस हमले की वजह से बोट का इंजन खराब हो चुका है। मतलब अब वो लोग समंदर के बीचों बीच फंस गए थे। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, किसी को कॉल करके मदद बुलाना। लेकिन जैसे ही कैसी कॉल करने बाहर आती है, वो देखती है कि नेटवर्क पूरी तरह से गायब है। बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी कोई सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। अब उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर अचानक से ये सब क्यों बंद हो गया। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि टॉम ने सबसे पहले खाने पीने का सामान चेक किया, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का राशन था। उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर भी उनमें उम्मीद जिंदा थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जगह शिपिंग रूट पर है। अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई ना कोई जहाज इन्हें देख लेगा और मदद के लिए रुक जाएगा। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। सब घबराकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आसमान से एक विशाल मीटियोरॉइड उनकी तरफ गिरता हुआ आ रहा है। वो सीधे उनकी बोट से टकरा सकता था। टॉम बिना देर किए बोट का इंजन स्टार्ट करता है
उसे पता था कि ऐसा करने से इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर बोट को आगे नहीं बढ़ाता तो मीटियोरॉइड सीधा टकराकर सब कुछ खत्म कर देता, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बोट का इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तभी टॉम नोटिस करता है कि आसमान से गिर रही चीज असल में सैटेलाइट्स हैं, और यही वजह थी कि अचानक सारे रेडियो और फोन सिग्नल्स बंद हो गए। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और विशाल मीटियोरॉइड उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब खुद को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। सब बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वो डूबे नहीं। बोट जोर जोर से हिलने लगती है। सबको लग रहा था कि अब शायद उनका अंत आ गया है। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज होती है और सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो होश में आते हैं तो पाते हैं कि वो जिंदा है। हालांकि सबको चोटें आई थीं, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब वो देखते हैं कि बोट में कई छेद हो चुके हैं, फिर भी अंदर पानी नहीं आ रहा। जिज्ञासा से जब वो बाहर निकलते हैं तो नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी बोट अब पानी में नहीं, बल्कि एक वीरान पहाड़ी इलाके में खड़ी थी। चारों तरफ सूखी जमीन और बिखरी हुई मछलियां पड़ी थीं, जैसे समुद्र अचानक गायब हो गया हो। वो समझ जाते हैं कि ये कोई दूसरा ग्रह नहीं है, बल्कि वही समुद्र है, बस अब उसका सारा पानी कहीं और चला गया है। चारों तरफ गड्ढे, पहाड़ और रेगिस्तान जैसे नजारे थे। टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालकर डायरेक्शन चेक करता है और फिर सच्चाई सामने आती है। दरअसल धरती के पोल्स बदल चुके थे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ने अपनी जगह आपस में बदल ली थी। इसी वजह से जहां पहले जमीन थी, अब वहां समुद्र का सारा पानी चला गया, और जहां समुद्र था वहां अब सिर्फ सूखी जमीन बची थी। ये सच सुनकर फैमिली पूरी तरह हैरान रह जाती है। उनकी आंखों के सामने दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। अब टॉम अपनी फैमिली को एक और डरावनी सच्चाई बताता है। समुद्र के गायब होने से जमीन पर जितने भी इंसान थे वो शायद अब जिंदा नहीं बचे। ये सुनते ही कैसी टूट जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। गहरी तकलीफ में वो खुद को कैबिन के अंदर बंद कर लेती है और बाहर किसी से बात तक नहीं करती। इधर जूलिया हिम्मत जुटाकर बचे हुए खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। वहीं उनका बेटा बन अपने बर्थडे वाले सारे बलून आसमान में उड़ाता है, इस उम्मीद में कि अगर कहीं और कोई जिंदा इंसान बचा होगा तो शायद ये बलून देखकर उनके पास आ जाए। तभी टॉम रेडियो उठाता है और किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे भरोसा नहीं था कि कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि रेडियो से सचमुच जवाब मिलता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं कैप्टन नाटो बोल रहा हूँ। नाटो एक सबमरीन का कैप्टन था और उसने भी अपनी आंखों से समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी देखी थी। टॉम तुरंत पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम तो पूरी तरह फंस चुके हैं। तब कैप्टन नाटो एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, धरती के जो पोल बदल गए हैं वो करीब 1 हफ्ते बाद अपनी असली जगह पर लौट आएंगे। यानी 1 हफ्ते बाद समुद्र का सारा पानी वापस यहीं लौटेगा। लेकिन उस वक्त लहरें इतनी खतरनाक होंगी कि रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगी। वो आगे कहता है, मैं तो अपनी सबमरीन में बच जाऊंगा, लेकिन तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत कोई ऊंची जगह तलाश करो। सिर्फ वहीं जाकर तुम्हारे बचने के चांस ज्यादा होंगे। ये सुनकर जूलिया घबराते हुए तुरंत अपने बच्चों से कहती है, जल्दी से सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। टॉम कैप्टन नाटो से कहता है, अगर आपकी सबमरीन इतनी सेफ है तो क्या आप मेरी फैमिली को उसमें रख लेंगे? कैप्टन चुप हो जाता है और फिर कहता है, भाई मैं जरूर मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सबमरीन में पहले ही एक साथी की मौत हो चुकी है। अब उसमें सिर्फ 2 लोगों की ही जगह बची है। यानी मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को तो ले सकता हूँ, लेकिन पूरे परिवार को नहीं। ये सुनकर टॉम का दिल टूट जाता है, लेकिन पिता होने के नाते वो तुरंत फैसला करता है, ठीक है, बस मेरे बच्चों को अपनी सबमरीन में ले लो, उनके बदले में मैं तुम्हें हमारा सारा खाना दे दूंगा। कैप्टन उसकी बात मान लेता है और मैप पर अपनी लोकेशन बताता है। टॉम समझ जाता है कि अगर सब ठीक रहा तो 2 दिन में वो वहां तक पहुंच जाएंगे और अपने बच्चों की जान बचा पाएंगे। अगली सुबह पूरी फैमिली सफर पर निकलने की तैयारी करती है। तभी टॉम दूर से देखता है कि एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वो घायल भी लग रहा था। इंसानियत के नाते टॉम पानी की बोतल लेकर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन टॉम को क्या पता था कि यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। उस आदमी ने पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय अचानक उस पर हमला कर दिया। वो अपने पास रखे चाकू से टॉम पर वार करता है और वहीं उसकी जान ले लेता है।
जूली ये सब दूर से देख रही होती है। उसका दिल चीख उठता है, लेकिन अब कुछ कर पाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अपने पति को खो देने के बाद जूली तुरंत दौड़कर बोट में जाती है और दोनों बच्चों को कैबिन में लॉक कर देती है। वो कैसी को एक फ्लेयर गन पकड़ाकर कहती है इसका इस्तेमाल तभी करना जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाए। उधर वो रहस्यमयी किलर भी बोट तक पहुंच जाता है और अंदर घुसकर हर जगह तलाश शुरू कर देता है। जैसे ही उसे खाने का सामान मिलता है, वो उस पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। लेकिन खाना खत्म होते ही उसकी नजर जूली को ढूंढने पर टिक जाती है और फिर धीरे धीरे वो सीधा कैबिन की तरफ बढ़ता है, जहां से उसे बच्चों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जब किलर कैबिन तक पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। दरअसल जूली पहले ही बोट में बने छोटे से छेद से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस आदमी का डॉग उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अब मजबूरी में जूली को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छुप जाती है। किलर जब बाहर आता है और अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि जूली अभी बोट से बाहर ही है। वो गुस्से में नीचे उतरता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जूली वापस बोट के ऊपर चढ़ जाती है और एक टूटे हुए शीशे से रास्ता बनाकर फिर अंदर चली जाती है। लेकिन ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाती। थोड़ी ही देर में किलर उसे पकड़ लेता है। वो उसके बालों से खींचकर उसका गला दबाने लगता है। जूली पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच केबिन के अंदर से सब देख रही कैसी को याद आता है कि मम्मी ने फ्लेयर गन दी थी। वो तुरंत फ्लेयर गन चला देती है और आग का गोला सीधा उस आदमी को लगता है। किलर पीछे जा गिरता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर जूली अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है, मगर फ्लेयर की वजह से बोट में आग लग जाती है और हालात और खतरनाक हो जाते हैं। जूली बच्चों को बाहर ले ही जाती है कि तभी किलर एक बार फिर उन पर हमला करने आ जाता है। लेकिन इस बार जूली हिम्मत दिखाते हुए उसे जोरदार लात मारती है और वो पीछे गिर जाता है। आखिरकार जूली अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, उनकी नजर अपने पिता टॉम की डेड बॉडी पर पड़ती है। कैसी और बेन अपने पापा को देख फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनका सफर इतना दर्दनाक हो जाएगा। पापा की मौत देखकर बेन खुद को दोषी मानने लगता है। रोते हुए कहता है, अगर मैंने वो बलून आसमान में न छोड़ा होता तो शायद वो आदमी हमें देखता ही नहीं और पापा भी जिंदा होते। जूली भी अपने पति की लाश से लिपटकर रो रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर जाती है। वो किलर अभी भी जिंदा है। वो जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। जूली तुरंत बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। पीछे उनकी बोट जोरदार धमाके से ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते तीनों थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे रुककर थोड़ा आराम करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था शायद अब किलर पीछा छोड़ देगा, लेकिन बेन लगातार रोए जा रहा था। कैसी उसे हिम्मत देने के लिए पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। जूली बेटे को समझाती है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो हमारी मदद के लिए बलून छोड़ा था। लेकिन तभी जूली की नजर पड़ती है और उसका खून जम जाता है। वो किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं। जितनी बार पीछे मुड़कर देखते, वो आदमी उनके और पास आ चुका होता। लगातार भागते भागते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहरीला पानी मौजूद था। वहां से निकलना जानलेवा था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में जूली अपने बच्चों को उस एसिड जैसे पानी से गुजरने का आदेश देती है। किसी तरह वे पार तो कर जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बेन डिहाइड्रेशन से कमजोर पड़ चुका था। जूली के पास पानी की बस कुछ आखिरी बूंदें थीं जो उसने बेटे को पिलाईं, लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। अब कैसी का हौसला टूटने लगता है। वो रोते हुए कहती है, मम्मी हमें तो पता भी नहीं कि उस दिशा में सबमरीन है भी या नहीं, हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं। जूली गुस्से से जवाब देती है, चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें एक प्लेन दिखता है जो सालों पहले समुद्र में क्रैश होकर डूब गया होगा। वो लोग उसी के अंदर जाकर छिप जाते हैं। वहां बैठकर जूली अपनी फैमिली की वो फोटो देखती है जो उन्होंने पिछली रात खींची थी। तस्वीर देखकर तीनों को टॉम की याद आ जाती है। यकीन करना मुश्किल था कि एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। थके हारे बेन और कैसी वहीं सो जाते हैं। रात के सन्नाटे में अचानक एक आवाज से कैसी की नींद खुल जाती है। वो सावधानी से बाहर झांकती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो किलर अब भी उनका पीछा कर रहा था। अब इन तीनों को हर हाल में इस खतरे से छुटकारा पाना ही था। कैसी चुपचाप वापस जाकर सोने का नाटक करती है। किलर सोचता है कि वो गहरी नींद में है और धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने ही वाला होता है, जूली पीछे से उस पर वार कर देती है। इस बार जूली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरे दम से लगातार वार किए जब तक कि किलर की जान नहीं निकल गई। आखिरकार सबसे बड़ा खतरा टल चुका था।
पहली बार जूली ने चैन की सांस ली और थकान में वहीं सो गई। सुबह जब तीनों उठे तो उनके सामने और भी डरावना नजारा था। किलर की बॉडी बुरी तरह फटी हुई थी। किसी अजीब और खतरनाक जीव ने उसे नोच नोच कर अंदर से खोखला कर दिया था। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि इस इलाके में कोई खतरनाक क्रिएचर मौजूद है। अब वक्त बर्बाद करने का मतलब मौत था। जूली मैप निकालकर जल्दी से रास्ता देखने लगी ताकि वो कैप्टन की सबमरीन तक पहुंच सके। उधर बेन, जो प्यास से बेहाल था, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे एक तालाब दिखा और वो बिना सोचे समझे पानी पीने लगा। जूली दौड़कर उसे रोकती है और चिल्लाती है, बेन मत पियो, ये पानी जहरीला है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेन काफी झर निगल चुका था। थोड़ी ही देर बाद जहरीला पानी पीने की वजह से बेन की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में जूली और कैसी पास में ही एक छोटा सा शेल्टर बनाकर उसे आराम करने देती हैं। लेकिन तभी जूली को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाती है और हैरान रह जाती है। सैकड़ों खतरनाक केकड़े उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। अब तीनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। भागते भागते कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी कार्गो शिप दिखाई देती है। जहाज के अंदर ढेरों कंटेनर रखे हुए थे और उन्हीं कंटेनरों में कई लोग छुपकर जिंदा बचे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूली और उसके बच्चों को आते देखा, वो सब अंदर छुप गए। दरअसल वो इन तीनों से नहीं डर रहे थे, बल्कि उनके पीछे दौड़ती हुई केकड़ों की विशाल सेना से डरे हुए थे। जूली और उसके बच्चे कंटेनर के दरवाजों पर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तीनों ने कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला किया। जूली ने पहले अपने दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाया और फिर खुद ऊपर चढ़ने लगी। तभी एक केकड़ा उसके पैर पर काट लेता है। दर्द असहनीय था, लेकिन वो जैसे तैसे पैर छुड़ाकर ऊपर पहुंच जाती है और अपना जख्म स्कार्फ से बांध लेती है। ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। नीचे नजारा और भी खतरनाक था। केकड़ों ने कंटेनर की दीवारें तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। लोग हथियारों से बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में आए उन केकड़ों के सामने कोई टिक नहीं पाता। देखते ही देखते कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोग मार डाले जाते हैं। अगली सुबह जूली को होश आता है। उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं थे। डर के मारे वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी दूर से कैसी और बेन दिखाई देते हैं। दरअसल वो दोनों खाने पीने और हथियार ढूंढने गए थे। अब वो खतरा टल चुका था, लेकिन जूली का पैर केकड़े के जहर से बुरी तरह सूज चुका था। उसने वहीं बैठकर अपने जख्म को ठीक करने की कोशिश की। जूली, केसी और बेन अब उम्मीद के सहारे सबमरीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों से कुछ हथियार और थोड़ा खाना इकट्ठा कर लेता है ताकि रास्ते में काम आ सके। वहीं जूलियन कैप्टन से संपर्क करती है। कैप्टन बताता है कि उस पर भी इन सी क्रिएचर्स ने हमला किया है और अब वह बुरी तरह घायल हो चुका है, इसलिए कोई मदद नहीं कर सकता। कैप्टन ये भी बताता है कि समुद्र का पानी जल्द ही वापस आने वाला है और यही वजह है कि ये खतरनाक जीव फिर से लौट आए हैं। यह सुनकर जूलियन रोने लगती है, क्योंकि उनके पास न तो रास्ते का मैप था और न ही सही दिशा का अंदाजा। तभी कैप्टन फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल फायर करता है, जिसे बेन देख लेता है, लेकिन वह जगह बहुत दूर थी। तीनों सबमरीन की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि उन्हें चट्टानी इलाके से होकर जाना था, जहां फिर से उन केकड़ों से सामना हो सकता था। इसी दौरान लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है और पीछे चल रही जूलियन एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाती है। वह केसी से कहती है कि अब तुम और तुम्हारा भाई ही खुद को बचाओ। मजबूरी में केसी अपनी मां को वहीं छोड़कर बेन को लेकर आगे बढ़ती है। आखिरकार जब दोनों सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा छाया होता है। उन्हें कोई नजर नहीं आता। दोनों घबराकर सबमरीन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है। वो बुरी तरह जख्मी था। कैप्टन कहता है, सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम हैं। ऊपर भी पहुंच जाऊं तब भी शायद जिंदा ना रह पाऊं। ये सुनते ही केसी अपनी मां जूलियन को बचाने वापस भागती है, लेकिन तभी एक बार फिर से उन खतरनाक केकड़ों का सैलाब वहां आ जाता है। जूलियन अपनी गन से उन्हें शूट करने लगती है, लेकिन कुछ देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी केसी ऊपर से अपना हाथ बढ़ाती है और बड़ी मुश्किल से अपनी मां को बाहर खींच लेती है। दोनों किसी तरह जान बचाकर सबमरीन की ओर भागते हैं। तीनों जल्दी से सबमरीन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय समुद्री लहर उनकी तरफ तेजी से आती है। लहर इतनी बड़ी थी कि मानो पूरी दुनिया को निगल लेगी। वो लहर सबमरीन से टकराती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन की आंख खुलती है तो उसे देखकर हैरानी होती है कि सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि वो लहर उन्हें बहाकर एक तबाह हो चुके शहर तक ले आई थी। वहां चारों तरफ सिर्फ खंडहर और वीरानी थी।
साफ दिख रहा था कि अब जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है और बस यही सीन दिखाते हुए फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।